नमस्कार साथियों। आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की संस्कृति, और राजस्थान की संस्कृति में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इस टॉपिक को अपन आज डिस्कस करेंगे। लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक गीत, ये लोक संस्कृति की पहचान है। नाट्य, नृत्य और गीत, तो ये लोक जो है वो फोक है, मतलब कि जो स्थान विशेष में प्रचलित होने वाला है। एक क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है जो बहुत बड़े एरिया में प्रचलन में जो नृत्य होता है। तो नृत्य नाटिका, एक शब्द में लिख रहा हूं, नृत्य नाटिका और एक लोक नाट्य, इन दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? नृत्य नाटिका और लोक नाट्य में क्या अंतर है? तो नृत्य नाटिका, नृत्य करते वक्त भी किसी कथा का विमोचन हो रहा हो, नृत्य करते वक्त भी किसी कथा का विमोचन हो रहा हो तो उसे नृत्य नाटिका कहते हैं। कथक एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, जिसे नृत्य नाटिका भी कहा जाता है। गौरी, ये भी एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसमें कथा का विमोचन होता है, इसे भी लोक नाट्य की, नृत्य नाटिका की कैटेगरी में रखा गया है। लोक नाट्य में रम्मत, ख्याल, रास, लीला, ये जो चीजें आती है वो सब लोक नाट्य में आती है। इसमें नृत्य नहीं होता है, केवल किसी न किसी कथा का प्रदर्शन होता है विशेष हाव भाव के जरिए। और लोक नृत्य नाटिका के अंदर बकायदा नृत्य करते हुए नाटिका का विमोचन किया जाता है, उसे नृत्य नाटिका कहा जाता है। तो जो लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कई लोक नृत्य नृत्य नाटिका से संबंधित है, कई शास्त्रीय नृत्य भी नृत्य नाटिका से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नृत्य कैटेगरी में, शास्त्रीय नृत्य कैटेगरी में उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक की हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम ये जाने कि भाई लोक नृत्य जो है वो राजस्थान के संदर्भ में कितने प्रकार के और होते हैं। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य और जातिगत लोक नृत्य। अब क्षेत्रीय लोक नृत्य का मतलब क्या हुआ? जैसे भीलवाड़ा जिले में मांडल है, वहां का नाहर नृत्य है, जालोर का ढोल नृत्य है, अलवर भरतपुर का बम नृत्य है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नृत्य प्रचलन में जो उसी क्षेत्र में होते हैं उसको क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। व्यावसायिक नृत्य में जो स्टेज के प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कमर्शियल रूप ले चुके हैं, जैसे कच्ची घोड़ी है और भी नृत्य आएंगे। जातिगत नृत्य में भील है, मीणा है, डामोर है, कथोड़ी है, सहरिया है, विभिन्न प्रकार की जनजातियां राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में रहती है और उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं और उनकी अपने अपने विशेष नृत्य है, वो जातिगत नृत्य की कैटेगरी में आते हैं। इस पे अपन चर्चा बाद में करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत में क्लासिकल डांस और उत्तर भारत में क्लासिकल डांस। दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये स्टेट्स के अपने 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 इंडिविजुअल क्लासिकल डांस है, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है। लेकिन विंध्याचल पर्वतमाला से ऊपर अगर अपन चले, यानी कि उत्तर भारत की अपन बात करें, तो उत्तर भारत में सभी राज्यों का एक ही प्रमुख क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, और उस नृत्य का नाम है कथक नृत्य। तो साथियों, आज हम इस कथक नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब कथक नृत्य के बारे में चर्चा करने से पहले नृत्य का क्या ऐतिहासिक महत्व है या इसका क्या सामाजिक और धार्मिक महत्व है, कैसे शुरुआत हुई इसकी, क्या पाषाण काल के लोगों ने नृत्य करना शुरू कर दिया था? नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो मानव का जैसे जैसे विवेक और मानव में जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे उसकी भावनाएं बढ़ती गई और वैसे वैसे उसने अपनी अभिव्यक्ति को करना शुरू किया। वो मानने लगा कि एक शक्ति है और शक्ति के सामने अपनी बात को रखने के उसने अपने अलग अलग तरीके अलग अलग काल में इजाद करने शुरू किए। प्रारंभिक जो तरीका था वो कर्मकांडी तरीका था, जिसमें यज्ञ होता था, मंत्रोच्चार होता था और अग्नि में आहुति दी जाती थी, और अग्नि माध्यम था भक्त का भगवान तक बात को पहुंचाने का। और इसी कर्मकांड ने बाद में ज्ञान मार्ग का रूप लिया। ज्ञान मार्ग के द्वारा
डिस्कशन होता था, वार्तालाप होता था, गुरु के समीप बैठकर सारी चीजों पे, तत्व मीमांसा की बातों पे बातें किया करते थे। उसके बाद मूर्ति पूजा शुरू हुई, मूर्ति ने उपासना का रूप ले लिया और मूर्ति के समक्ष हम एकाग्र होके मनन करने लगे। फिर नृत्य शुरू हुआ। नृत्य भी एक माध्यम था, ठीक उसी तरीके से जैसे यज्ञ माध्यम था अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचाने का, तो भक्त नृत्य करते थे भगवान के सामने और नृत्य के द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। यानी कि जो नृत्य थे, क्लासिकल डांस जो थे और इवन फोक डांस भी काफी सारे, उनका मूल जो प्रयोजन था वो धार्मिक प्रयोजन ही था। यानी कि धार्मिक रूप से इन नृत्य का महत्व था और ईश्वर तक अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाने का ये माध्यम हुआ करता था। लेकिन भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए सल्तनत काल में, मुगल काल में, तो मुगल काल में जो आक्रमण हुए उसके बाद इस धार्मिक रूप ने, कथक नृत्य के धार्मिक रूप ने अपना रूप बदल लिया। कैसे बदल लिया और क्यों हुआ ऐसा? कथक नृत्य ने धार्मिक रूप की जगह एक श्रृंगारिक रूप ले लिया। ये मनोरंजन प्रधान नृत्य बन गया। कैसे? बड़े बड़े दरबार लगते थे, आयोजन होते थे, नर्तकों को राजा महाराजा दरबार में बुलाया करते थे और नर्तक राजा महाराजा और दरबारियों को खुश करने के लिए नृत्य किया करते थे। तो जो नृत्य किसी समय धार्मिक रूप का था, उस नृत्य ने बाद में श्रृंगारिक या मनोरंजन प्रधान अपना रूप ले लिया। लेकिन आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे डीएनए में नृत्य का जो मतलब है, नृत्य का जो संबंध है, वो ईश्वर तक बात को पहुंचाने का ही है। वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। आपकी वो अभिव्यक्ति जो आप ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं नृत्य के द्वारा, आज भी ज्यादा प्रचलन, ज्यादा मान्यता इसी रूप में है। जब भी माता जी का जब जागरण होता है तो भाव विभोर होकर लोग भक्त जो नृत्य करते हैं। सूफी दरगाहों पे आप देखिए, भाव विभोर होकर लोग नृत्य करते हैं। तो नृत्य तो एक ऐसा माध्यम रहा है जो ईश्वर तक, ऊपर वाले तक अपनी बात को पहुंचाने का साधन माना गया है। अब कथक नृत्य जो है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है? माना यह जाता है कि उत्तर भारत का जो कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इसका उद्भव जो हुआ वो जयपुर घराने में हुआ। अब इसका उद्भव जयपुर घराने में हुआ, इस बात के एविडेंस हमारे पास क्या है? तो बिना एविडेंस के तो हम कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि बाकायदा इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, तो पौराणिक कथाएं तो पढ़ नहीं रहे, हर चीज का अपने पास साक्ष्य होना चाहिए। तो 3-4 बातें इससे संबंधित जानकारी मिलती है। जो पहली जानकारी मिलती है वो मिलती है महाभारत में। महाभारत में एक शहर का नाम आता है विराटनगर, और इस शहर का क्या महत्व है? पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी जगह पर व्यतीत किया था। ये वही विराट है जिसको आज का जयपुर भी कहते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित और अशोक से संबंधित यहाँ पे एविडेंस भी हमको मिले हैं। ये सभ्यता वाले टॉपिक में हमने पुराने एपिसोड में डिस्कस किया है। विराटनगर, यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था और अर्जुन ने बृहन्नला का किरदार अदा किया था। और वो जो था वो वास्तव में एक नृत्य गुरु था, और राजा की बेटी को वो नृत्य सिखाता था। और वो जो वाद्य यंत्र बजाता था उसको बोलते थे पखावज। एक बड़ी सी ढोलक होती थी, उसको पखावज कहते थे। और ये पखावज जो है वो कथक नृत्य का प्रमुख वाद्य भी माना जाता है। ये पहला इसका एविडेंस है। दूसरा जो एविडेंस इसका मानते हैं, 12वीं शताब्दी में किताब लिखी गई थी हरिहर के द्वारा। किताब का नाम है नतमुख, और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि मिहिर नाम का जो व्यक्ति है उसने कथक नृत्य को प्रारंभ किया था। यह दूसरा एविडेंस माना गया है, मिहिर नाम के व्यक्ति ने कथक नृत्य को प्रारंभ किया था। और तीसरा जो इसका एविडेंस माना जाता है, पंडित गौरीशंकर जी, ये बहुत फेमस कथक नृत्यकार हैं जयपुर घराने के। इन्होंने इसका संबंध मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से बताया है। 15वीं 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का वो काल जहां पर जब धार्मिक भक्ति आंदोलन जो था वो अपने चरम पर था। तो इस समय गौरीशंकर जी ने इसको कनेक्ट किया है वल्लभाचार्य जी से, और वल्लभाचार्य जी ने जो रास लीलाएं की है या उनका जो संबंध रास से रहा है वो कथक नृत्य से ही उसको जोड़ के उन्होंने देखा है। तो पंडित गौरीशंकर जी ये कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में इस नृत्य का संबंध जो था वो वल्लभाचार्य जी से था, और रास जो एक्टिविटीज जो होती थी उससे इसको संबंध उन्होंने किया है। अब सामलदास जी का घराना इन्होंने बताया है कि ये सबसे प्राचीन घराना था, सबसे आदिम घराना था। कौन सा घराना? सामलदास जी का घराना। मैं लिख देता हूं, सामल
दास जी का घराना। अब बात ये आती है कि जयपुर घराने का एविडेंस, जयपुर घराने से तो कैसे संबंध करेंगे? तो सामलदास जी का जो घराना है उसका संबंध भी जयपुर घराने से ही माना गया है। अब इस कथक नृत्य के ऐतिहासिक जो एविडेंस है उस संदर्भ में जो आधुनिक विचारधारा है वो ये कहती है कि इस कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो भानु जी। और इनका संबंध कहां से है? तो जयपुर घराने से ही है। ये आधुनिक जो थॉट्स है, विचारधारा है, वो ये माना जाता है। तो सामान्यतः छोटे एग्जाम्स जो कई सारे होते हैं, हालांकि एग्जाम सब महत्वपूर्ण होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, या रीट लेवल फर्स्ट का है, जनरल संस्कृति से सामान्य प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न आता है कि जब राजस्थान में कौन सा घराना जो है कथक नृत्य का उद्भव माना जाता है? तो जयपुर घराना। तो कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो भानु जी। ये दो चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी होती है। अब कथक नृत्य जो है वो अपने आप में क्या विशेषता लिए हुए हैं? हम बात करते हैं कथक नृत्य की विशेषता की। मेरे राइट साइड में दाहिनी और दो फोटो लगे हुए हैं, आप देखिए। ये दोनों फोटो जो हैं वो कथक नृत्य से संबंधित है। एक फोटो जो है, नीचे वाला जो फोटो है उसमें आपको एक मेल और एक फीमेल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। पुरुष जो होता है वो कृष्ण का रूप माना गया और महिला जो होती है वो राधा का रूप मानी जाती है। इससे ऊपर वाला जो फोटो आप देखेंगे उसमें एक स्टेज बना हुआ है और स्टेज का प्रॉपर जो डायरेक्शन होता है वो राइट कॉर्नर में, दाहिने हाथ की तरफ कॉर्नर में जो वाद्य बजाने वाले कलाकार बैठते हैं, और फ्रंट साइड में, बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड में वाद्य बजाने वाले कलाकार बैठते हैं और स्टेज पर नृत्य का विमोचन होता है। तो ये कथक नृत्य की जो शुरुआत होती है वो गणेश वंदना से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें गणेश वंदना करते हैं। वास्तव में ये जो नृत्य है वो कैसा नृत्य होता है? एक मंगलकारी नृत्य है। ये नृत्य कोई रौद्र रूप में या उस रूप में नहीं, लेकिन मंगलकारी नृत्य होते हुए भी इसमें कई सारी इंडिविजुअल विशेषताएं मानी जाती है। गणेश वंदना के साथ इस नृत्य की शुरुआत होती है। इस नृत्य से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे थाट, आमद, उठान, इसको चौक भरना भी कहते हैं, लमछड़, भ्रमरी, ऐसे कई सारी इसकी शब्दावलियां हैं। सामान्य रूप से कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं कि थाट, आमद, उठान, लमछड़, भ्रमरी, ये शब्दावली किस नृत्य से संबंधित है? तो आपको कथक नृत्य पे टिक करना है। अब थाट का मतलब होता है क्या, इतना डिटेल में नहीं आता क्योंकि अपन संगीत विभाग का कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपन जस्ट जीके की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी रुचिकर कथक नृत्य है और जयपुर घराना इसका उद्भव है, तो हम इसमें थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो थाट जो है इसका मतलब है कि स्टेज पर बिना पैरों को मूवमेंट किए, बिना पैरों को उठाए, सॉरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माइकल जैक्सन की तरह डांस करना, उसको बोलते हैं थाट। उठान का मतलब है, आमद का मतलब है कि नृत्य करते हुए स्टेज पर पहुंचना। उठान का मतलब है, या चौक पड़ने का मतलब है कि पैरों की घुंघरू और पखावज की ताल या तबले की ताल, इन दोनों में आपस में कनेक्टिविटी बनाना। ऐसे लमछड़ का मतलब है कि जो पैरों की घुंघरू से जो आवाज निकल रही है वही लय और ताल में, पखावज और तबले से भी आवाज निकल रही है, बंदिश उस तरीके से हो रही है। और भ्रमरी का मतलब होता है कि गोल गोल घूमना। ये दो प्रकार की होती है, एक तो आकाश भ्रमरी और एक जमीन भ्रमरी। आकाश भ्रमरी और जमीन भ्रमरी। वैसे इस पे आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि जयपुर के कथक नृत्य की विशेषता क्या है? तो भ्रमरी। इसके अलावा एक क्लिष्टता, ये भी एक विशेषता मानी गई है। क्लिष्टता, क्लिष्टता का मतलब है जैसे पगड़ी में कई सारे पेच होते हैं, उसी तरीके से नृत्य के अंदर भी, ताल के अंदर भी अजीब तरीके से कई प्रकार की क्लिष्टता होती है। अलग अलग प्रकार के लय और ताल से आवाजें निकलती है, इसलिए इसको क्लिष्टता कहा गया। तो जयपुर घराने की एक ये विशेषता भी मानी गई है। अब इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ जो कलाकार बैठे हैं उसमें एक कलाकार जो है वो है प्रमुख कलाकार, उसको बोलते हैं नृत्य गुरु। नृत्य गुरु
मूल वाद्य जो होता है पखावज या तबला, वो नृत्य गुरु ही बजाता है, और नृत्य गुरु वाद्य बजाने के साथ साथ कथा के बोल भी बोलता है, नृत्य के बोल भी बोलता है। ठीक है, अन्य कलाकार जो होते हैं वो सहायक वाद्य बजा रहे हैं। तो इस नृत्य का जो प्रमुख वाद्य है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, पखावज और एक तबला। पखावज और तबला। पखावज कैसा होता है? तो पखावज एक ढोलक की भांति होता है, लेकिन लंबा ज्यादा होता है और रेशियो इसका आपस में काफी कम होता है और लेंथ उसकी ज्यादा होती है, उस वाद्य यंत्र को बोलते हैं पखावज। अपने राजस्थान में राजसमंद के पंडित पुरुषोत्तम जी हैं, जिनको पद्मश्री मिला है, बड़े फेमस पखावज वादक भी रहे हैं। वाद्य यंत्र में अपन इस पर डिटेल में बात करेंगे। यह तबला, ये जो तबला है और ये जो रखा हुआ वो पखावज रखा हुआ है। ठीक है, अन्य वाद्य यंत्र में आप देखिए, ये इसके हाथ में जो है वो सारंगी है, एक के हाथ में बांसुरी है, सितार भी हो सकता है और हारमोनियम भी हो सकता है। तो सितार, सारंगी, हारमोनियम और बांसुरी, ये जो वाद्य हैं ये सहायक वाद्य माने जाते हैं। तो कथक नृत्य का प्रमुख वाद्य, पूछा यही जाता है कि कथक नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य होता है, तो पखावज, पखावज या तबला, ये कथक नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है। ठीक है, अब हम बात करें कथक नृत्य से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानु जी। अब भानु जी जो खुद थे स्वयं, वो शिव भक्त थे और शिव तांडव में सिद्धस्त थे। शिव तांडव में सिद्धस्त थे। अब शिव जी जो है उसके तीन रूप बड़े प्रसिद्ध हैं शिव जी के। कौन कौन से तीन रूप? एक तो शांत रूप, दूसरा वीर रूप और तीसरा रौद्र रूप। शिव को भी आदि योगी कहा जाता है, शिव भी नृत्य के देवता माने जाते हैं। नृत्य करते वक्त उन्हें नटराज की उपमा दी गई है। तो कथक नृत्य का जो संबंध है वो शिव से भी है और कृष्ण से भी है, लेकिन मूल रूप से कथक नृत्य के जो पात्र होते हैं उसमें पुरुष जो होता है वो कृष्ण का रूप माना गया है और महिला जो होती है वो राधा का रूप मानी गई है। ये अपने को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आते हैं अपन भानु जी शिव भक्त, शिव तांडव में सिद्धस्त शिव जी के तीन रूप, शांत, वीर और रौद्र। इसका क्या महत्व है, इसका क्या कनेक्शन है कथक नृत्य से? समझने की बात यह है इसमें कि भानु जी स्वयं शिव भक्त थे और शिव के तीन रूपों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब चूंकि भानु जी ही कथक नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कथक नृत्य में भानु जी ने शिव के इन तीनों रूपों का समावेश किया है। कथक नृत्य में भानु जी ने शिव के इन तीनों रूपों का समावेश किया है। तो नृत्य सम्राट, नृत्य गुरु नटराज, उनके तीन रूप और उनके तीनों रूपों का समावेश किया गया है किसके अंदर? कथक नृत्य में। और कथक नृत्य में मूल पुरुष जो है वो किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से। और महिला का संबंध किससे है? तो राधा से। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब कथक नृत्य से संबंधित राजस्थान के प्रमुख कलाकार, इसके नाम आप लिख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी कलाकार कोई है जिनको कोई पुरस्कार मिला है तो अपन चर्चा करेंगे। तो सुंदर प्रसाद, नारायण प्रसाद, उदय शंकर, गौरी शंकर, जैसे सुंदर प्रसाद, नारायण प्रसाद, उदय शंकर, गौरी शंकर। इसमें सुंदर प्रसाद जो है वो सुंदर प्रसाद वास्तव में चमत्कार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कथक नृत्य के दौरान चमत्कार प्रदर्शन किया जाता है। कैसे? कि थाली के किनारे पर खड़े होकर डांस करना या तलवार की धार के ऊपर खड़े होकर उसमें डांस करना, इस तरह करके कि चमत्कार बताए जाते हैं। तो सुंदर प्रसाद जी इस प्रकार की एक्टिविटी करने में बड़े सिद्धहस्त माने जाते हैं। और नारायण प्रसाद जी जो है वो आंख व शरीर के भाव, इसको करने में प्रवीण माने जाते हैं। उदय शंकर ऑलराउंडर माने गए, गौरी शंकर जी भी ऑलराउंडर माने गए। उदय शंकर के बारे में एक जानकारी और लीजिए आप। ये मूल रूप से उदयपुर के थे और इनको भारतीय बेले का जनक कहा गया है। भारतीय बेले का
जनक। बेले एक एकल डांस है, फ्रांस का, रूप में भी किया जाता है। तो इन्होंने कथक नृत्य और बेले को आपस में कनेक्ट किया और भारतीय बेले के जनक के रूप में इनको जाना गया। तो ये बेले के भी नृतक माने गए हैं और कथक के भी प्रसिद्ध नृतक माने गए हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक साथियों। तो आप बताइए कथक नृत्य का आज का आपका टॉपिक कैसा लगा, आनंद आया? अभी एक बड़े फेमस कलाकार है बिरजू महाराज, जिनका भी देहावसान हुआ है, वो कथक नृत्य से संबंधित है। उनको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है कथक नृत्य से संबंधित फिल्म विश्व रूपम के लिए। उसके अलावा देवदास है और डेढ़ इश्किया है और सत्यजीत रे की भी एक फिल्म थी। उन सब कई फिल्मों में इन्होंने कथक नृत्य से संबंधित उमराव जान मूवी के अंदर इन्होंने अपने वो टैलेंट का परिचय दिया है। बिरजू महाराज जी जो मूल रूप से लखनऊ घराने के थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो करंट अफेयर्स में अपन बिरजू महाराज पे एक टॉपिक लेंगे जिसपे अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में क्लासिकल डांस की जब बात आती है तो पूरे उत्तर भारत का एक ही प्रमुख नृत्य है कथक नृत्य। और कथक नृत्य जो है उसका उद्भव माना जाता है जयपुर घराना, और जयपुर घराने में इसके प्रवर्तक माने गए हैं आधुनिक थॉट्स के अनुसार भानु जी। ये है कथक नृत्य। धन्यवाद साथियों, फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।